नमस्कार। कल की कक्षाओं में हमने इकोसिस्टम के बारे में, रॉक्स के बारे में और विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का। जैव विविधता एक ऐसा टर्म है जहाँ किसी स्थान विशेष पर जीवों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ जहाँ पर रहती हैं उनका अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये जैव विविधता के अंतर्गत ही आता है। एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, पहला जैव और दूसरी विविधता। जैव का अर्थ किसी जीव विशेष से है और विविधता भिन्न भिन्न प्रकार के, अर्थात विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में जहाँ पर बात की जाए वो टर्म हम जैव विविधता के लिए प्रयोग करते हैं। जैव विविधता, जैव का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार के जीव और बहुलता, विविधता, बहुलता, इनका अध्ययन अगर हम इनको जोड़ें, आपस में कोरिलेट करें तो ये सारे के सारे जुड़ने के बाद जीव, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की बहुलता या अधिकता का अध्ययन ही जैव विविधता कहलाता है। अब जैव विविधता की ज़रूरत क्यों है पढ़ने में? इसको सिलेबस में सिर्फ इसीलिए रखा गया है, जैसे हम किसी खाने को बार बार खाते हैं और खाते खाते उससे उब जाते हैं, ठीक वैसे ही किसी एक जीव को बार बार देखे या एक ही जीव सर्वाइव करे, अन्य जीवों को ना देखें तो एक मन में बड़ा विजिलेंस की भावना पैदा होती है। ऐसी ही भावना से बचने के लिए ईश्वर ने विभिन्न प्रकार के जीवों को इस संसार में पैदा किया है। जैसे हम एक चीज़ को खाए खाए परेशान रहते हैं, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की चीज़ें खाते हैं, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ खाते हैं। तो ये जैव विविधता का यही महत्व है। ऐसी ही जैव विविधता के बारे में थोड़ा समझते हैं। एक निश्चित क्षेत्र के लिए जैव विविधता होती है। अगर हम कहें कि पूरी पृथ्वी में जैव विविधता है तो नहीं, पृथ्वी पर जैव विविधता है तो है। कुछ स्थल हैं जहाँ पर जैव विविधता पाई जाएगी, कुछ स्थल यहाँ पर जैव विविधता नहीं पाई जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि एक निश्चित क्षेत्र के लिए जैव विविधता होती है। जैव विविधता स्थल प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 में W.J. रोजन ने किया था, जबकि इसके सिद्धांत को, जैव विविधता के सिद्धांत को 1986 में विल्सन ने दिया था। इसीलिए विल्सन को जैव विविधता का पितामह भी कहा जाता है। अब हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि जैव विविधता, इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं जैव विविधता के बारे में। ये एक पृथ्वी है, ग्लोब है। इसमें पहली जो ये बीच की रेखा है इसको हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इस रेखा के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पे और 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। नॉर्थ पोल पे ही आगे 66.5 डिग्री इसको आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री साउथ पोल पे अंटार्कटिक वृत्त। ये एक ग्लोब का डिवीजन है। इसमें से जो सूर्य की स्थिति है वो ये है, सूर्य को भूमध्य रेखा के आसपास ही ज़्यादातर रहना है, क्योंकि एक बार इसको इधर जाना है, एक बार इधर जाना है। सूर्य की जो लिमिट है जाने की वो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक जाएगा नॉर्थ की तरफ, और भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ मकर रेखा पर आएगा साउथ पोल की तरफ। तो सूर्य की जो क्षमता है वो सिर्फ इधर तक, इन जगहों तक। अब जैव विविधता के लिए सबसे बड़ी शर्त है कि जैव विविधता वहाँ पर पाई जाएगी जहाँ पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता हो, वह स्थान जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती हो। इन दो जगहों पर जैव विविधता पाई जाएगी। उसका कारण ये है कि जीव को सर्वाइव करने के लिए आवश्यक दशाएं जो होती हैं वो चाहिए होती हैं, और ये आवश्यक दशाएं वहाँ पर मिलेंगी जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती होगी। आप देखते होंगे कि आपके आसपास के क्षेत्र में जिस जगह ज़्यादा वर्षा होती है या जिस जगह तापमान ज़्यादा होता है उधर जीवों की जो प्रजातियाँ हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर वर्षा नहीं होती, तापमान बस होता है तब भी नुकसानदायक है, और अगर वर्षा तापमान दोनों पाए जाते हैं तो फिर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाएगी। आप कहीं भी देख सकते हैं, कोई वेटलैंड है, आर्द्र भूमि होती है, वहाँ पर आप देखते हैं बहुत ज़्यादा जीव पाए जाते हैं, सूखे में कम मिलते हैं। तो यही कारण है इसका। आप थोड़ा सा समझते हैं कि ये है क्या। सूर्य की जो लिमिट है जाने की वो कर्क रेखा पर
23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएगा और 23.5 डिग्री साउथ में जाएगा। तो इसी क्षेत्र पर सूर्य प्रकाश देगा। अब क्योंकि एक बार इस क्षेत्र से इस तरफ जा रहा है और फिर लौट के आ रहा है, एक बार इधर जा रहा है, एक बार फिर लौट के आ रहा है, तो सूर्य का सबसे ज़्यादा समय इसी इक्वेटर पर या विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर पड़ता है। जाहिर सी बात है कि जब सूर्य यहाँ पर ज़्यादा रहेगा तो गर्मी ज़्यादा रहेगी, गर्मी ज़्यादा रहेगी तो अभी एक दिन महासागर और उसकी जलधाराओं के बारे में एक डिटेल स्टडी दे देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जब सूर्य रहेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहेगी। जब गर्मी ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी और वर्षा ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा हो गई, तापमान भी ज़्यादा हो गया। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाएगी? इसी क्षेत्र पर, जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है यहाँ पर। तो इस क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को हम बोलेंगे उष्ण कटिबंध। ये पूरा क्षेत्र जो है ये उष्ण कटिबंध है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य रहेगा तो गर्मी ज़्यादा रहेगी, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध बोल दिया गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाएंगे तो फिर आर्कटिक वृत्त आएगा। इस आर्कटिक वृत्त में जाने पर जो कि सूर्य किरणें यहाँ तक पड़ रही थीं, अब सूर्य किरणें तिरछी पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी, ऐसे इधर भी तिरछी पड़ेंगी। जब तिरछी किरणें पड़ेंगी तो सूर्य का प्रकाश थोड़ा सा कम पड़ेगा, कम पड़ेगा तो उसकी तीव्रता कम होगी, तीव्रता कम होगी तो यहाँ पर चूंकि ये गर्मी का क्षेत्र है, इससे प्रभावित है, तो शीत भी रहेगी यहाँ पर और उष्णता भी रहेगी। तो इस क्षेत्र को बोलेंगे शीतोष्ण। शीत और उष्ण दोनों को मिलाकर के शीतोष्ण कटिबंध। ऐसे ही इस क्षेत्र में भी गर्मी की मात्रा रहेगी और ठंडी की मात्रा भी रहेगी, अर्थात इसको भी बोलेंगे हम शीतोष्ण कटिबंध। अब आगे देखते हैं, जो ऊपरी हिस्सा है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे, यहाँ पर आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, इन जगहों पर सूर्य की किरणें या तो बहुत कम पहुँचेंगी या तो पहुँच ही नहीं पाएंगी, क्योंकि किनारे के क्षेत्र में पहुँच भी नहीं पाएंगी, ये बहुत कम आ पाएंगी। अर्थात यहाँ पर जब सूर्य किरणें नहीं जाएंगी, मौसम भी यहाँ पर ठंडा रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि इन पर बर्फ जमी रहेगी, और बर्फ जमी रहेगी तो यहाँ पर जैव विविधता का पाया जाना संभव नहीं है। अगर पाई भी जाएगी तो कुछ क्षेत्रों में थोड़ा बहुत पाई जाएगी, क्योंकि बर्फ के दबे रहने से, जमे रहने से जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। तो इसके माध्यम से ये समझ में आया है, हमने ये सीखा कि भूमध्य रेखा पर वर्षा, जहाँ पर वर्षा वर्ष भर होती है, तापमान बराबर मिलता है, इस जगह पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी, जीवों की पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होगी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस जगह पे हमारा ये इस जगह से इस जगह पड़ता है। तो इस क्षेत्र में हमारे एक कभी कभी ऐसा प्रश्न हो जाता है कि दक्षिण भारत के लोग काले क्यों होते हैं, कश्मीर के लोग गोरे क्यों होते हैं। उसका यही कारण है, सूर्य की किरणें चूँकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नहीं जानी है, तिरछी जानी है, ज़्यादा उसका प्रकाश कम हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंध है, जब शीतोष्ण कटिबंध है तो वहाँ पर बर्फ रहेगी ही रहेगी। इस कारण सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण वो लोग गोरे रहेंगे, और जो लोग नीचे आएंगे, अब चूँकि यहाँ पर सूर्य यहीं पर रहना है, इसी का कटिबंध के पास में ही उसको रहना है, तो स्वाभाविक बात है उसको गोरा होना ही नहीं है, काला होगा ही होगा। अब बात करते हैं जैव विविधता के लिए शर्त, ये भी हमने देखा। अब भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो शांत घाटी केरल, ये एरिया है शांत घाटी केरल का, और सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट, इस पूरे क्षेत्र पे, ये इस पूरे क्षेत्र पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी। क्योंकि इधर पूर्वी घाट जो है इसमें वर्षा जल्दी नहीं हो पाती है, इधर तापमान और वर्षा दोनों रहती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी। अब हम बात करेंगे जैव विविधता संरक्षण की। तो जैव विविधता का संरक्षण दो प्रकार से होता है, एक इन सिचु, एक एक्स सिचु। इन सिचु स्वस्थानीय और एक्स सिचु बाह्य स्थानीय। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हुआ, अब उसका घर में ही इलाज कर दिया जाए,
कुछ दवा दे दी जाए, कुछ चूर्ण दे दिया जाए या हल्दी चूना लगा दिया जाए, तो इस तरह की जो व्यवस्था कर दी जाती है उसको हम बोलते हैं स्वास्थाने, उसी खुद के स्थान में। अगर किसी व्यक्ति की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए, उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए और वहाँ पर उसके बोतल सलाइन वाटर चढ़ जाए या दवा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे बाह्य स्थाने, बाहर के स्थान पर। ठीक इसी प्रकार से अगर हम यही चीज़ जीवों के ऊपर अप्लाई करें तो जिन जीवों का संरक्षण उनके खुद के स्थानों पर कर दिया जाए, जिस जगह पर वो पाई जाती है प्रजाति, अगर वहीं उसका संरक्षण कर दिया जाए तो हम उसको बोलेंगे स्वस्थानीय संरक्षण या इन सिचु। और जब अगर उसको बाहर ले जाना पड़े, उस स्थान से किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर के उसका संरक्षण किया जाए, तो वह बाह्य स्थानीय संरक्षण हो जाएगा। अब राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप जानते हैं, किसी क्षेत्र विशेष को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य भी ऐसे ही होते हैं, जैव मंडल रिजर्व। अब इनके अंदर डिफरेंस होता है जिसका हम अगले जब इसका वर्णन करें, इसकी बात करेंगे अभ्यारण्य की, राष्ट्रीय उद्यानों की, तो उसमें एक्सप्लेन कर देंगे तो समझ में आएगा। जैवमंडल रिजर्व ये भी क्षेत्र होते हैं और आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स एरियाज होते हैं। इन एरिया में वहाँ पर जो जीव होते हैं उनका वहीं पर संरक्षण किया जाता है, उनको दूसरी जगह ले जाकर के संरक्षण नहीं किया जाता है। एक्स सिचु जो बाह्य स्थानीय होता है, इसमें जैसे चिड़ियाघर, अनुसंधानशाला, वनस्पति उद्यान, एक्वेरियम, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर किसी जीव को बाहर से ला करके रखा जाता है और फिर वहाँ पर उसका संरक्षण किया जाता है। जैसे चिड़ियाघर, कहीं बाहर से कोई जीव लाया गया और चिड़ियाघर में रख दिया गया। अनुसंधानशाला, कोई बाहर से जीव लाया गया और किसी अनुसंधानशाला पर उसको संरक्षित किया गया, उसका इलाज किया गया, उसका परीक्षण किया गया, कुछ भी। वनस्पति उद्यान, यहाँ पर भी अनुसंधान के कार्य होते हैं, तो यहाँ पर भी दूर से लाए जाते हैं जीव जंतु जानवर। और एक्वेरियम, इसमें भी मतलब बाहर से ला करके जब किसी जीव का संरक्षण कर दिया जाए। एक्वेरियम जो मछली पालन का होता है, नहीं चलता है, पानी नीचे से निकलता है और मछली भगती है, उसमें बाहर से मछली को ला करके उसके दूसरे परिवेश में, दूसरे परितंत्र में उसको संरक्षित कर दिया जाता है। इसलिए ये एक्स सिचु या बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। अब हम बात करें जैव विविधता के प्रकारों की, तो जैव विविधता 3 प्रकार की है। पहली अनुवांशिक, दूसरी प्रजाति जैव विविधता और तीसरी समुदाय या परितंत्र जैव विविधता। तीनों पर बात करें तो अनुवांशिक के आधार पर जब जैव विविधता का हस्तांतरण होता है और अनुवांशिक गुणों के आधार पर जब जैव विविधता दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं अनुवांशिक जैव विविधता। जैसे कोई फल जहरीला है, कोई जीव उसको खा करके उसकी एक पीढ़ी खत्म हो गई, दूसरी पीढ़ी ने कुछ खाया, उसको भी कुछ नुकसान हुआ, उसने अवलोकन किया और देखा कि ये जो फल है ये सही नहीं है, धीरे धीरे उसकी अगली पीढ़ी उस फल को खाना छोड़ देती है। तो उसमें एक गुण आता है धीरे धीरे अवलोकन करके, देख देख करके, कि पुरानी पीढ़ियों में जो गुण विकसित नहीं था वो धीरे धीरे विकसित हो जाता है। ऐसे ही अनुवांशिक जैव विविधता जो होती है, इसमें उसके पूर्वजों से दूसरी पीढ़ी में उनके गुणों का हस्तांतरण होता है और उससे जो विविधता उत्पन्न होती है उसको हम अनुवांशिक जैव विविधता के अंतर्गत रखेंगे। प्रजाति जैव विविधता, प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव उस परितंत्र की जाति कहलाते हैं और जब कई जातियां किसी जाति के विविध किस्मों या प्रकारों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसको हम प्रजाति के अंतर्गत रखते हैं और यही जैव विविधता की जो प्रजातीय जैव विविधता है इसके अंतर्गत इसका अंतर्गत इनका वर्णन किया जाता है। समुदाय परितंत्र जैव विविधता क्या है? अच्छा, परितंत्र में समझते हैं किसी एक परितंत्र में एक ही प्रजाति का अध्ययन एक से अधिक परितंत्र में अगर किया जाए तो परितंत्र जैव विविधता, और एक ही इकोसिस्टम में भिन्न भिन्न प्रजातियों का अध्ययन करके उनके मध्य विविधता पैदा कर जांची जाए, देखी जाए तो उसको हम समुदाय जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता के मापन की बात करते हैं। हो गया। अब हम जैव विविधता के मापन की बात करते हैं। तो जैव विविधता का मापन कैसे किया जाता है? इसके लिए 3 चीज़ें हैं, एक अल्फा मापन, बीटा मापन और गामा मापन। पहले हम अल्फा मापन की बात करते हैं। जब जैव विविधता के अल्फा मापन से तात्पर्य किसी भी जैव विविधता स्थल पर जीवों की संख्या के आधार पर मापन करने से है।
जब हम जीवों की संख्या के आधार पर किसी जैव विविधता स्थल पे मापन करते हैं तो हम उसे बोलते हैं जैव विविधता का अल्फा मापन। जैसे जातियों की संख्या ज्ञात करना, किसी की जनसंख्या किसी जीव की ज्ञात करना, ये सारा का सारा मापन अल्फा मापन के अंतर्गत आएगा। अब दूसरी बात करें बीटा मापन की। जब हम जैव विविधता का मापन शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के आधार पर, उसकी शारीरिक संरचना के आधार पर, किसी एक प्रजाति के भिन्न भिन्न विशेषताओं के आधार पर मापन किया जाए तो इसको बोलेंगे बीटा मापन। जैसे किसी जीव के शारीरिक विशेषताओं में, अब किसी जीव में किसी अंग का ज़्यादा विकसित होना या किसी दूसरे गुण का विकसित होना, इन विशेषताओं के आधार पर उसी प्रजाति के जीवों में उसकी भिन्न भिन्न जो प्रजातियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो उसकी विशेषताएं हैं, अगर इन सभी का अध्ययन, इनमें अंतर पता करने के लिए अध्ययन किया जाएगा, मापन किया जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे बीटा मापन। और एक अंतिम इसके ट्रेंड है गामा मापन। जब हम जैव विविधता का मापन संपूर्ण रूप से करते हैं, अर्थात संख्या भी मापते हैं, उसकी शारीरिक संरचना भी मापते हैं, विशेषता भी मापते हैं, सारी चीज़ों का मापन, मिला जुला मापन जब करते हैं तो हम इसे बोलते हैं गामा मापन। जैसे आवास के या परितंत्र के आधार पर मापन कर दिया जाए, किसी इकोसिस्टम विशेष पर बात कर ली जाए, किसी क्षेत्र विशेष पर बात करें, उसके पर्यावास पर बात की जाए, वहाँ पर जीवों की विभिन्न प्रकार की शारीरिक संख्या, उसके गुण, इन सभी का मिला जुला मापन कर दिया जाए तो यह गामा मापन के अंतर्गत आता है। अब कर दिया गया। अब आपको इसके बाद अगली जो क्लास है उसमें हॉट स्पॉट तप्त स्थल मिलेगा और आशा है कि ये क्लासेस आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही होंगी। अगर इनसे आपको फ़ायदा हो रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जैसा भी है, अगर आपको कुछ शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसको सुधार करेंगे अगले वीडियो में और आपको अच्छी क्लास देने का वायदा करते हैं। धन्यवाद।